तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 17, दो चेहरे वाला आदमी। वो क्विरल था। आप? हैरी की सांस रुक गई। क्विरल मुस्कुराया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भी नहीं फर्क रहा था। हाँ, मैं, उसने शांति से कहा। पॉटर, मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, परंतु मैंने सोचा था स्नेप। सिवेरियस? क्विरल हंसा, और ये उसकी आमतौर पर कांपती हुई हंसी नहीं थी, बल्कि ठंडी और पैनी हंसी थी। हाँ, सिवेरियस उस तरह का दिखता है ना? किसी बड़े चमगादड़ की तरह। वो चारों तरफ मंडराता रहता। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सामने कौन बेचारे हकलाते प्रोफेसर क्विरल पर शक कर सकता था? हैरी को ये बात हजम नहीं हुई। ये सच नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। परंतु स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। जब तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर क्विडिच मैच में स्नेप के कपड़ों पर आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी, तो संयोगवश मुझसे टकराकर उसने मुझे गिरा दिया था। उसने तुम्हारे साथ मेरी आंखों का संपर्क तोड़ दिया। कुछ और सेकंड मिल जाते तो मैं तुम्हें उस झाड़ू से नीचे गिरा देता। अगर स्नेप तुम्हें बचाने के लिए श्राप विरोधी मंत्र नहीं पढ़ रहा होता, तो मैंने इससे पहले ही तुम्हें गिरा दिया होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? और नहीं तो क्या, क्विरल ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे अगले मैच में रेफरी क्यों बनना चाहता था? दरअसल वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि मैं दोबारा ऐसा न करूं। अजीब बात है, सचमुच उसे इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब डम्बलडोर देख रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। बाकी सभी टीचर सोच रहे थे कि स्नेप गरुड़ द्वार को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को सबके बीच बुरा बना लिया, और कितना समय बर्बाद हुआ, जबकि इस सब के बाद मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूँ। क्विरल ने अपनी उंगलियां चटकाई। हवा में से कुछ रस्सियां निकली और हैरी के पूरे शरीर पर कसकर बंध गई। तुम हर चीज में इतनी टांग फंसाते हो पॉटर कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। हैलोवीन के दिन तुम स्कूल में चारों तरफ मंडराते रहे। मुझे लगा जैसे तुमने मुझे देख लिया था, जब मैं ये देखने गया था कि पत्थर की रखवाली कौन कर रहा था। दैत्य को तुमने अंदर घुसाया था। बिल्कुल, दैत्यों को मामले में मुझ में विशेष प्रतिभा है। तुमने उस दैत्य को तो निश्चित रूप से देखा ही होगा, जिसका मैंने पिछले कमरे में बुरा हाल किया है। सब लोग दैत्य की खोज में चारों तरफ भाग रहे थे, परंतु दुर्भाग्य से स्नेप, जिसे पहले से ही मुझ पर शक था, सीधा तीसरी मंजिल पर गया ताकि मुझे वहां से पकड़ लाए। और न सिर्फ मेरा दैत्य तुम्हें मारने से असफल रहा, बल्कि 3 सिर वाला कुत्ता भी स्नेप को ठीक से नहीं काट पाया। अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर, मुझे इस दिलचस्प दर्पण की जांच करना है। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि क्विरल के पीछे क्या था। ये शाही बाग का दर्पण था। ये दर्पण पत्थर हासिल करने की कुंजी है। क्विरल बुदबुदाया और उसने चारों तरफ रास्ते की तलाश में उसे टोका। विश्वास था कि डम्बलडोर जरूर इसी तरह की कोई चीज करेगा, परंतु वो इस समय लंदन में है। जब तक वो वापस लौटेगा तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगा। हैरी सिर्फ इतना चाहता था कि क्विरल को लगातार बोलने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो दर्पण पर अपना पूरा ध्यान लगा सके।
मैंने आपको और स्नेप को जंगल में देखा था। वो एकदम से बोल पड़ा। हाँ, कुरिल ने अलसाए अंदाज में कहा और वो दर्पण के पीछे के हिस्से को देखने के लिए चला गया। वो उस वक्त तक मेरे पीछे लग चुका था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहां तक पहुंच गया हूँ। उसे शुरू से ही मुझ पर शक था। उसने मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की, जैसे वो ऐसा कर सकता था जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे साथ थे। कुरिल दर्पण के पीछे से सामने आया और भूखी निगाहों से उसने घूरा। मुझे पत्थर दिख रहा है। मैं इसे अपने मालिक को भेंट कर रहा हूँ, परंतु पत्थर है कहाँ? हैरी ने अपने को बांधने वाली रस्सियों से संघर्ष किया, परंतु वे जरा भी ढीली नहीं हुई। उसे क्विरिल को रोकना ही था ताकि वो दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा पाए। परंतु ऐसा लगता था जैसे स्नेप हमेशा मुझसे बहुत नफरत करता था। अरे हाँ, वो करता है, कुरिल ने चापरवाही से कहा। भगवान की कसम, हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि वो हॉगवर्ट्स में तुम्हारे डैडी के साथ था? वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, परंतु वो तुम्हारी मौत नहीं चाहता था। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले सुबुकते सुना था। मुझे लगा जैसे स्नेप आपको डरा रहा था। पहली बार कुरिल के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उसने कहा, कई बार मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल आती है। वे एक महान जादूगर है और मैं कमजोर हूँ। आपके मतलब है कि वे वहाँ क्लासरूम में आपके साथ थे? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। वे हर जगह मेरे साथ रहते हैं, कुरिल ने शांति से कहा। मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया में चारों तरफ घूम रहा था। तब मैं एक मूर्ख युवक था और मैंने मन से ऊंचाई और बुराई के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती है, सिर्फ ताकत होती है जो उन कमजोर लोगों के पास नहीं होती, जो इसे हासिल नहीं कर पाते। तब से मैंने वफादारी से उनकी सेवा की है। हालांकि मैंने उन्हें कई बार निराश भी किया है। उन्हें मुझ पर बहुत सख्ती करनी पड़ी। क्विरिल अचानक कांप उठा। वे गलतियों को आसानी से माफ नहीं करते। जब मैं ग्रीनगार्ड से पत्थर नहीं चुरा पाया तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे सजा दी। फैसला किया कि उन्हें मुझ पर नजदीक से नजर रखनी होगी। क्विरिल की आवाज दूर होती जा रही थी। हैरी को झूमंतर गली की अपनी यात्रा याद आई। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? उसने क्विरिल को वहां उसी दिन देखा था। उससे रिश्ती कढ़ाई में हाथ भी मिलाया था। क्विरिल धीमे धीमे बुदबुदा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पत्थर दर्पण के अंदर है? क्या मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा? हैरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने सोचा, इस पल में दुनिया में किसी भी चीज से अधिक ये चाहता हूँ कि मैं क्विरिल से पहले पत्थर तक पहुंच जाऊं। यानी अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मैं अपने आप को इसे हासिल करते देखूंगा, जिसका मतलब है मैं देख लूंगा कि यहाँ कहाँ छुपा है। परंतु मैं इसे किस तरह देखूं ताकि क्विरिल को मेरे इरादों का पता ना चल पाए। उसने बाईं तरफ खिसकने की कोशिश की ताकि क्विरिल की नजरों में आए बिना दर्पण के सामने पहुंच जाए, परंतु उसके घुटनों के चारों तरफ रस्सियां बहुत सख्ती से बंधी थी। वो फिसला और गिर पड़ा। क्विरिल ने उसे अनदेखा कर दिया। वो अब भी अपने आप से बात कर रहा था। ये दर्पण क्या करता है? ये कैसे काम करता है? मेरी मदद करो मालिक। और हैरी के होश उड़ गए जब एक आवाज ने जवाब दिया, और वो आवाज क्विरिल के अंदर से आ रही थी। बच्चे का इस्तेमाल करो, बच्चे का इस्तेमाल करो।
कुरिल हैरी की तरफ मुड़ा। हाँ पॉटर, यहाँ आओ। उसने एक बार ताली बजाई और हैरी को बांधने वाली रस्सियां खुल गई। हैरी धीमे धीमे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ आओ, कुरिल ने दोहराया। दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। मुझे झूठ बोलना होगा, उसने हताश होकर सोचा। मैं जो भी देखूंगा उसके बारे में मुझे झूठ बोलना होगा, बस इतना ही। कुरिल उसके पीछे उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। हैरी को अजीब सी बदबू आई जो कुरिल की पगड़ी में से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दर्पण के सामने आया और अपनी आंखें दोबारा खोल ली। उसने अपना प्रतिबिंब देखा जो पहले तो पीला और डरा हुआ था, परंतु एक क्षण बाद प्रतिबिंब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रतिबिंब ने अपने जेब में हाथ डाला और खून जैसे लाल रंग का एक पत्थर निकाला। प्रतिबिंब ने आंख मारी और पत्थर को वापस अपने जेब में रख लिया। और जेब उसने ऐसा किया तो हैरी को महसूस हुआ कि उसकी असली जेब में भी कोई भारी चीज आ गिरी है। ना जाने कैसे अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था। तो कुरिल ने बेचैन होकर पूछा, तुमने क्या देखा? हैरी ने हिम्मत जुटाई। मैं देख रहा हूँ कि मैं डंबलडोर के साथ मिल रहा हूँ। उसने कप छोड़ी। मैंने गरुड़ द्वार के लिए हाउस कप जीत लिया है। कुरिल ने एक बार फिर गाली दी। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा। जब हैरी किनारे हटा तो उसने पारस पत्थर को अपने पैर से टकराते हुए महसूस किया। क्या उसे यहाँ से भागने की हिम्मत करना चाहिए? परंतु वो अभी 5 कदम दूर भी नहीं गया था कि एक ऊंची आवाज आई। हालांकि कुरिल अपने होठ नहीं हिला रहा था। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पॉटर, यहाँ वापस आओ। कुरिल चिल्लाया। मुझे सच सच बताओ, तुमने अभी अभी क्या देखा? ऊंची आवाज एक बार फिर आई। मुझे उससे बात करने दो, आमने सामने। मालिक, आप में अभी इतनी ताकत नहीं है। मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। हैरी ने महसूस किया जैसे शैतानी फंदे ने उसे उसी जगह पर जकड़ लिया था। वो एक भी मांसपेशी नहीं हिला रहा था। वो किसी मूर्ति की तरह देखता रहेगा जब कुरिल अपने हाथ ऊंचे करके अपनी पगड़ी खोलने लगा। क्या हो रहा है? पगड़ी खुलकर जमीन पर गिर गई। इसके बिना कुरिल का सिर बहुत छोटा दिख रहा था। फिर कुरिल अपनी जगह पर धीमे से घूम गया। हैरी की चीख निकल जाती, परंतु आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। जहां कुरिल के सिर का पीछे का हिस्सा होना चाहिए था, वहां एक चेहरा था। हैरी द्वारा अब तक देखा गया सबसे भयानक चेहरा। ये चीख की तरह सफेद था। उसकी घूरती हुई लाल आंखें थी और नाखूनों की जगह पर छेद थे जैसे सांप के होते हैं। हैरी पॉटर, वो फुसफुसाया। हैरी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की, परंतु उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे। देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ, शैतानी चेहरा ने कहा। सिर्फ छाया और धुआं। मुझे आकार तभी मिलता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता हूँ, परंतु मुझे ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं जो मुझे अपने दिल और दिमाग में जगह देने की इच्छुक रहते हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे यूनिकॉर्न के खून से ताकत मिली। तुमने जंगल में वफादार कुरिल को मेरे लिए ये खून पीते देखा था, और एक बार जब मैं आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूंगा तो मैं अपना खुद का शरीर बना सकता हूँ। आप
तुम मुझे अपनी जेब में रखा वो पत्थर निकालकर क्यों नहीं दे देते? तो वो जानता था हैरी के पैरों में अचानक एक बार फिर जान आ गई। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। बेवकूफी मत करो, शैतानी चेहरे ने तमतमाते हुए कहा। बेहतर होगा कि अपनी जान बचा लो और मेरे दल में शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो तुम्हारे माता पिता का हुआ था। वे लोग मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे। झूठे कही के हैरी अचानक चीखा। क्विरिल उसकी तरफ पीठ करके उल्टा चल रहा था ताकि वोल्डेमॉर्ट हैरी को लगातार देख सके। शैतानी चेहरा मुस्कुरा रहा था। कितना दिल को छूने वाला दृश्य है, उसने फुरफुराते हुए कहा। मैं हमेशा बहादुरी की कद्र करता हूँ। हाँ लड़के, तुम्हारे माता पिता बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और वे बहादुरी से लड़े, परंतु तुम्हारी माँ फालतू में ही मरी। वे तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। जब पत्थर मुझे दे दो ताकि तुम्हारी माँ की मौत बेकार न जाए। कभी नहीं। हैरी लपटों से भरे दरवाजे की तरफ लपका, परंतु वोल्डेमॉर्ट चीखा, उसे पकड़ो। और अगले पल हैरी ने महसूस किया कि क्विरिल अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ रहा है। तत्काल हैरी के निशान में हुई चुभने जैसा पैना दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर 2 टुकड़ों में फटने वाला है। वो चीखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जूझता रहा और उसे तब आश्चर्य हुआ जब क्विरिल ने उसे छोड़ दिया। उसके सिर का दर्द कम हो गया। उसने चारों तरफ तेजी से नजरें घुमाकर देखा कि क्विरिल कहाँ गया, और उसने देखा कि वो दर्द में सिकुड़ा बैठा था और अपनी उंगलियों को देख रहा था। उसकी आंखें के सामने उसकी उंगलियों में फफोले पड़ रहे थे। उसे पकड़ो, वोल्डेमॉर्ट दोबारा चीखा और क्विरिल ने छलांग लगा दी। उसने हैरी को गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया तथा अपने दोनों हाथ हैरी के गले पर रख दिए। हैरी का निशान उसे दर्द के मारे अंधा बनाने दे रहा था, परंतु वो देख सकता था कि क्विरिल भी दर्द के मारे चीख रहा था। मालिक, मैं उसे पकड़ नहीं सकता, मेरे हाथ। और हालांकि क्विरिल हैरी को अपने घुटनों से पकड़कर जमीन पर टिकाए हुए था, परंतु उसने हैरी की गर्दन छोड़ दी और आश्चर्यचकित होकर अपनी हथेलियों को घूरा। हैरी देख सकता था कि उसके हाथ जले हुए, लाल और चमकदार दिख रहे थे। तो फिर उसे मार डालो मूर्ख और किस्सा खत्म करो, वोल्डेमॉर्ट चीखा। क्विरिल ने मारने वाला श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया, परंतु हैरी सहज बुद्धि से ऊपर उठा और उसने क्विरिल को चेहरा पकड़ लिया। क्विरिल उसके ऊपर से नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर भी फफोले उठ रहे थे और तब हैरी समझ गया क्विरिल उसकी खुली चमड़ी के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसे भयानक दर्द होता था। क्विरिल को पकड़े रखना ही उसके लिए बचने का एक लौता रास्ता था। क्विरिल को इतने दर्द में रखना जरूरी था ताकि वो उसे श्राप ना दे पाए। हैरी उछलकर खड़ा हुआ। उसने क्विरिल का हाथ पकड़ा और जितनी कसकर पकड़ सकता था पकड़े रहा। क्विरिल चीखा और उसने हैरी को धकेलने की पूरी कोशिश की। हैरी के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ क्विरिल की भयानक चीख और वोल्डेमॉर्ट की चिल्लाहट, उसे मार डालो, उसे मार डालो, सुन सकता था। परंतु अब उसे कई और तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो शायद उसके दिमाग में थी। हैरी, उसने महसूस किया कि क्विरिल की बाहें किसी ने उसकी पकड़ से छुड़ा ली और वो समझ गया कि वो हार चुका है।
वो अंधेरे में डूब गया, नीचे नीचे और नीचे। उसके ऊपर कोई सुनहरी चीज चमक रही थी, सुनहरी गेंद। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ बहुत भारी हो रहे थे। उसने पलकें झपकाए। ये सुनहरी गेंद नहीं थी, ये तो चश्मा था। कितनी अजीब बात थी। उसने दोबारा पलकें झपकाई। एल्बस डंबलडोर का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ आया। गुड आफ्टरनून हैरी, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। फिर उसे याद आया, सर पत्थर, वो क्विरिल था, उसे पत्थर मिल गया था। सर जल्दी। शांत हो जाओ बेटे, तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो, डंबलडोर ने कहा। क्विरिल के पास पत्थर नहीं है। फिर किसके पास है सर? मैं। हैरी, मेहरबानी करके शांत रहो, वरना मैडम पॉम्फ्री मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगी। हैरी ने थूक निकला और अपने चारों तरफ देखा। उसने महसूस किया कि वो शायद हॉस्पिटल में था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिस पर लीलन की सफेद चादरें थी और उसके पास वाली टेबल पर इतनी सारी मिठाइयां रखी थी जैसे मिठाई की आधी दुकान ही वही चली आई हो। तुम्हारे दोस्तों और प्रशंसकों की भेंट, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे और प्रोफेसर क्विरिल के बीच तहखाने में जो हुआ वो पूरी तरह से गोपनीय है, इसलिए जाहिर है पूरा स्कूल उस बात को नहीं जानता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने तुम्हारे लिए टॉयलेट सीट भिजवाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें लग रहा था कि इससे तुम्हें आनंद आएगा, पर मैडम पॉम्फ्री के विचार से वो शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने उसे जब्त कर लिया। मैं यहाँ कब से हूँ? 3 दिन से। मिस्टर रोनाल्ड वीजली और मिस ग्रेंजर दोनों बहुत चिंतित थे। तुम्हारे होश में आने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी, परंतु सर पत्थर, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा पत्थर, प्रोफेसर क्विरिल उसे तुमसे छीनने में सफल नहीं हुआ। मैं समय रहते उसे रोकने के लिए आ गया था। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुम अपने दम पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आप वहां आए गए थे? क्या आपको हरमाइनी का उल्लू मिला था? हम आधे रास्ते में एक दूसरे को पर हुए होंगे। जैसे ही मैं लंदन पहुंचा, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे जाना जहां होना चाहिए था, वो जगह वही थी जहां से मैं अभी अभी आया हूँ। मैं समय रहते आ गया ताकि क्विरिल को तुम पर से खींच लूं। तो वो आप थे? मैं डर रहा था कि कहीं मुझे ज्यादा देर न हो गई हो। आपको लगभग देर हो गई थी। मैं उसे पत्थर से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। पत्थर से नहीं बेटे, अपने आप से। इस कोशिश में तुमने अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। वहां पर एक भयानक पल में तो मुझे यही लगा कि इस कोशिश ने तुम्हारे जान ले ली है। जहां तक पत्थर का सवाल है, उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया? हैरी ने सूनी निगाहों से देखते हुए कहा। परंतु आपके दोस्त निकोलस फ्लेमिल? अच्छा, तो तुम निकोलस के बारे में भी जानते हो, डंबलडोर ने कहा, जिनकी आवाज में खुशी झलक रही थी। तुमने काम को बिल्कुल सही तरीके से किया है ना? तो निकोलस और मैंने छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही सबसे अच्छा रहेगा। परंतु इसका मतलब है कि वे और उनकी पत्नी अब मर जाएंगे, है ना? उनके शरीर में इतना अमृत मौजूद है कि वे अपने मामलों में को ठीक ठाक कर लेंगे और फिर हाँ,
वे मर जाएंगे। डम्बलडोर हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर मुस्कुराए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे उम्र में ये अविश्वसनीय लगता है, परंतु निकोलस और पेरोनिल के लिए ये सचमुच एक बहुत बहुत लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है। आखिरकार एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। तुम जानते हो, पत्थर सचमुच अद्भुत चीज नहीं है। चाहे धन और जीवन की चाहे इंसान में कितनी ही क्यों ना हो, वे दो चीज जो ज्यादातर लोग बाकी सारी चीजों से अधिक चाहते हैं। समस्या ये है कि इंसानों में ठीक वही चीज चुनने की आदत होती है जो उनके लिए सबसे बुरी होती है। हैरी वहां पड़ा रहा और उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। डम्बलडोर थोड़ा गुनगुनाए और फिर छत की तरफ देखकर मुस्कुराए। सर, हैरी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ सर, चाहे पत्थर चला भी गया हो। वॉल्डी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन। उसे वोल्डेमॉर्ट करके बुलाओ हैरी। हमेशा चीजों को नाम लेकर पुकारो। नाम का डर उस चीज के डर को बढ़ा देता है। हाँ सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने के दूसरे तरीके आजमाएगा, है ना? मेरा मतलब है वो खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं हैरी, वो खत्म नहीं हुआ है। वो अभी कहीं पर है, शायद किसी दूसरे शरीर की तलाश में जिसमें वो रह सके। क्योंकि वो सचमुच जीवित नहीं है, इसीलिए उसे मारा नहीं जा सकता। उसने क्विरिल को मारने के लिए छोड़ दिया। वो अपने समर्थकों के प्रति भी उतनी कम दया दिखाता है जितनी कि दुश्मनों के प्रति। बहरहाल हैरी, हालांकि तुमने उसकी वापसी को थोड़े समय के लिए टाल दिया है, परंतु इसमें किसी और की जरूरत होगी जो अगली बार भी एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जिसमें हार तय दिख रही हो। और अगर उसे बार बार रोका जाएगा बार बार, तो वो शायद कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु तत्काल रुक गया क्योंकि इससे उसका सिर दुखने लगा था। फिर उसने कहा, सर, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बता सके। ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई? डम्बलडोर ने आह भरी। ये एक सुंदर और भयानक चीज है और इसलिए इसके बारे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहरहाल, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा जब तक कि जवाब ना देने के पीछे बहुत अच्छा कारण ना हो, और ऐसी स्थिति में तुमसे माफी मांग लूंगा। ये तय है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा था कि उसने मेरी माँ को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे मारने से रोकने की कोशिश की थी, परंतु वो मुझे क्यों मारना चाहता था? डम्बलडोर ने इस बार बहुत गहरी आह भरी। ओ, तुमने जो पहली चीज पूछी है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, आज नहीं, अभी नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन। अभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा। जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम जान जाओगे। और हैरी जानता था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं था, परंतु क्विरिल मुझे क्यों नहीं छू सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे वोल्डेमॉर्ट नहीं समझ सकता, तो वो है प्रेम। उसे ये एहसास नहीं था कि प्रेम जब शक्तिशाली होता है, जैसा तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति था, तो ये अपनी निशानी छोड़ जाती है। दाग नहीं, न ही कोई दिखाई देने वाला चीज।
अगर कोई हमें इतनी गहराई से प्रेम करता हो तो चाहे हमें प्रेम करने वाला गुजर भी जाए, फिर भी हमें हमेशा के लिए कुछ सुरक्षा मिल जाती है। ये तुम्हारी त्वचा में समाया हुआ है। क्विरिल नफरत, लोभ और महत्वाकांक्षा से भरा था और वोल्डेमॉर्ट के साथ आत्मा बांटे हुए था, और इसी कारण वो तुम्हें नहीं छू सकता था। जिसकी त्वचा पर इतनी अच्छाई का चिन्ह हो, उसे छूने में भी ऐसे आदमी को भयानक पीड़ा होती है। डम्बलडोर अब खिड़की पर बाहर बैठी एक चिड़िया में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिससे हैरी को चादर पर अपने आंखें पोंछने का समय मिल गया। जब हैरी की आवाज वापस आई तो उसने पूछा, और अदृश्य चोगा, क्या आप जानते हैं वो मुझे किसने भेजा था? हाँ, तुम्हारे डैडी उसे मेरे पास छोड़ गए थे और मैंने सोचा कि तुम उसे पसंद करोगे। डम्बलडोर की आंखों में चमक आ गई। ये उपयोगी चीज है। तुम्हारे डैडी जब यहाँ थे तो वे ये खास तौर पर किचन में छुपकर जाने और भोजन चुराने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। और भी कुछ है? पूछो। क्विरिल ने कहा था कि स्नेप, प्रोफेसर स्नेप। हैरी, हाँ वही। क्विरिल ने कहा था कि वे मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे मेरे डैडी से नफरत करते थे। क्या ये सच है? देखो, वे दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ हद तक उसी तरह जिस तरह तुम और मिस्टर मैलफॉय एक दूसरे से चिढ़ते हो। और फिर तुम्हारे डैडी ने एक ऐसा काम किया जिसे स्नेप कभी माफ नहीं कर सकता। क्या? उन्होंने उनकी जान बचाई थी। क्या? हाँ, डम्बलडोर ने सपनीली आवाज में कहा। अजीब है, लोगों के दिमाग किस तरह से सोचते हैं, है ना? प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे डैडी के कर्जदार बने रहना सहन नहीं कर सके। मुझे विश्वास है कि इस साल उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने में इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका और तुम्हारे डैडी का हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर वे चैन से तुम्हारे डैडी की याद से नफरत कर सकेंगे। हैरी ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु इससे उसका सिर चकराने लगा, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और सर, और एक चीज है, बस एक और। मैंने दर्पण से पत्थर को किस तरह बाहर निकाला। ओह हाँ, अब मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा। ये मेरे बेहतरीन विचारों में से एक था, और तुमसे सच कहो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, केवल वही जो पत्थर खोजना चाहता था परंतु उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसी को ये पत्थर मिल सकता था, वरना वे सिर्फ उसमें अपने आप को सोना बनाते या आयु बढ़ाने वाला अमृत पीते देखते। मेरा दिमाग कई बार मुझे भी हैरान कर देता है। अब सवाल बहुत हो चुके। मैं सुझाव दूंगा कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। ओ हाँ, वर्टीबार्ड की हर स्वाद की टॉफियां। दुर्भाग्य से बचपन में मैंने उल्टी के साथ वाली एक टॉफी खा ली थी और तब से उनमें मेरी रुचि कम हो गई है, परंतु मुझे लगता है कि अब मैं सुरक्षित तरीके से एक अच्छी सी टॉफी खा सकता हूँ। वे मुस्कुराए और उन्होंने एक सुनहरी भूरी टॉफी अपने मुंह में डाली। फिर ऐसा लगा जैसे उनका गला रूठ गया हो और उन्होंने कहा, अरे कान का मैल। हॉस्पिटल की मैट्रन मैडम पम्फ्री भली परंतु बहुत सख्त महिला थी। बस 5 मिनट, हैरी ने आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को आने दिया था। जाहिर है वे हेडमास्टर है, उनकी बात अलग है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम ही तो कर रहा हूँ, देखिए लेटा हुआ हूँ।
मान भी जाइए मैडम पॉम्फ्री। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा, परंतु सिर्फ 5 मिनट। और उन्होंने रॉन और हरमाइनी को अंदर आने दिया। हैरी, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।